गुड मॉर्निंग मेरे देश के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक पावरफुल चैप्टर जो होना ही नहीं चाहिए। हमारे समाज में ये चैप्टर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी सुनकर शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरीबी क्या होता है, जब आप रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं ना, तब समझ में आता है कि कैसे बच्चे पटरियों पे सो रहे होते हैं, कैसे घर पटरी के बगल में घर झोपड़ी बना के घर में लोग रह रहे हैं, कैसे गटर के नीचे लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। इस दृश्य को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर एक करुणा, एक पश्चाताप और एक भारत के प्रति अपना दायित्व समझ में आता है कि क्या होता है गरीब। आइए समझते हैं गरीबी क्या है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉवर्टी, आ जाओ देखते हैं। तो पॉवर्टी अ चैलेंज, यस इज अ चैलेंज। पॉवर्टी इज अ चैलेंज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग चलते हैं, पॉवर्टी को डिस्कस करते हैं, क्या होता है आओ समझते हैं। एज नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला ने कहा था एक बार, क्या कहा था देखो, पॉवर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट लाइक अ स्लेवरी एंड अपार्थेड, इट इज अ मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। पॉवर्टी कोई एक्सीडेंट नहीं है जी, स्वतः होने वाला चीज नहीं है। जैसे आप स्लेव बन गए, अंग्रेज आए आप पे, आकर के आपको गुलाम बना दिए, तो वैसे ही गरीबी स्लेवरी नहीं है। गरीबी हमने बनाया है। कैसे बनाया है? डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन बाय द इनकम। जो दक्षिण फिलॉसफी के, आई मीन यू कैन से, जो लोग दक्षिण फिलॉसफी के लोग हैं, वो लोगों का कहना है जितना कमा सकते हो कमाओ, कमाओ और कमाओ, लेकिन कमाने के साथ साथ गवर्नमेंट का दायित्व क्या है? बैलेंस करने का है। अगर आपके यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, अच्छा अच्छा रास्ता बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए इकोनॉमी का, लेकिन जरा सा एक दृष्टि उस पर भी तो डालिए जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, उसके ऊपर भी तो आपको नजर गवाना होगा, देखना होगा। तो नेल्सन मंडेला का जो कोट है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गरीबी को सीखते हैं, क्या है गरीबी। इस बीच मुझे एक कविता याद आ गई, आपको मैं रिकमेंड करता हूं कविता, आप जाके सुनिएगा यूट्यूब पे या कहीं पे भी। हरिओम पवार की एक कविता है, लगभग 13 मिनट की कविता है, वो गरीबी पे लिखा है उन्होंने। इस तरीके से उन्होंने सजाया है उस कविता को, एक बार सुनना जाकर के। अगर आपको कुछ बम्स नहीं आ गया, अगर आपके लॉन्गटे खड़े नहीं हो गए, तो मुझे आके कहना, कमेंट पे करना कि क्या हुआ सर। आओ देखते हैं क्या है गरीबी। तो व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज द वर्ड एट इट्स वर्स्ट। क्या लिखा है? वर्ड एट इट्स वर्स्ट when people are deprived of basic everyday things that we take for granted, like food, water, shelter, money, clothes। जो इंसान को बेसिक नीड भी प्रोवाइड ना करे, उसे हम गरीबी कहते हैं। जब इंसान को बेसिक नीड भी प्रोवाइड ना हो, हम उसे गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है बेसिक नीड? क्या है, नई बात समझना। आज आपके देश में बेसिक नीड क्या है? सारी बातों को खत्म करके इतना सा बात समझ लो, क्या है बेसिक नीड? फूड, क्लॉथ, शेल्टर, देन एजुकेशन
एंड हेल्थ। ये पांच चीजें हैं, ये पांच चीजें हैं जो कि आपको क्या करता है, आपको मैंडेटरी है एक जीवन को जीने के लिए। फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये अगर आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप गरीब हैं। ठीक है, आओ समझते हैं। हम और भी बात करेंगे, है ना, तेंदुलकर कमेटी की बात करेंगे, हम और भी लोगों की बात करेंगे। आओ समझते हैं क्या क्या बात है। तो व्हाट डज पॉवर्टी मीन, व्हाट डज पॉवर्टी मीन? तो देखो क्या है, लैक ऑफ शेल्टर। यस, घर नहीं है जी, कई लोगों के पास घर नहीं है, रोड साइड सोते हैं, स्टेशन पे सोते हैं। ये कोई जिंदगी है? तो क्या है, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ बेसिक ट्रांसपोर्टेशन। बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, जाने आने के लिए सुविधा नहीं है उनको। ठीक है, नाउ लैक ऑफ एबिलिटी टू पे ऑफ डेट। अपने जीवन को स्तर को ऊंचा करने का एबिलिटी नहीं है। अगर किसी से उधार ले लिया है, उसको पे करने का एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, लैक ऑफ गुड हेल्थ, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी बातें हैं, अगर ये नहीं है आपके देश में, पर्याप्त मामले में नहीं है, आपका देश गरीबी में आएगा, आपका देश गरीब है। ये सब बेसिक नीड है जो कि एक इंसान को प्रोवाइड होना ही चाहिए। यस, मूविंग फॉरवर्ड, आप देख रहे हैं कैसे बच्चे यहाँ पे, हाँ, कैसे यहाँ पे बच्चे, यू कैन सी, यू कैन फील द सिचुएशन माय डियर, यू कैन फील द सिचुएशन। गांव में जाओगे देखोगे कैसे बच्चे गरीबी के मारे मतलब रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। फील द सिचुएशन। तो मूविंग फॉरवर्ड, टू वेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, टू वेज ऑफ पॉवर्टी। पहला क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी, एंड सेकंड वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकंड वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो क्या हुआ, अंडर रिलेटिव पॉवर्टी द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज इज कंपेयर्ड। ये बात समझना, अंडर रिलेटिव पॉवर्टी द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज इज कंपेयर्ड। द पर कैपिटा, है ना, द कैपिटा इनकम एंड द नेशनल इनकम आर द टू इंडिकेटर्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, द कैपिटा इनकम एंड द नेशनल इनकम आर टू इंडिकेटर्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, पर कैपिटा इनकम। मतलब एक इंसान कितना कमाता है ना, कितना कमाता है एक साल के दौरान आपके देश में एक इंसान कितना कमाता है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। और नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है कि आपके देश का संपूर्ण इनकम जो होता है वो क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। तो हम लोग पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम कर दो, भागा कर दो पॉपुलेशन से, तो आपका क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाता है। तो जब हम एक देश से दूसरे देश को कंपेयर करते हैं, अपने पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में देखते हैं, या नेशनल इनकम को देखते हैं, या एक परिवार को दूसरे परिवार से देखते हैं कि इसका क्या स्थिति है, इसका क्या है, देन वी कैन से दैट, हम वहां पे कंपेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं ये क्या है, ये है रिलेटिव पॉवर्टी। ये क्या है बेटा, रिलेटिव पॉवर्टी है। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, यहाँ पे हम कहीं कंपैरिजन नहीं करते हैं, अपना एक पैरामीटर होता है, हर एक देश का पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अनुसार हम जज करते हैं कि ये बंदा गरीब है या ये बंदा गरीबी से बाहर है ना, ये बंदा गरीब है या ये बंदा गरीबी से बाहर है। हेलो, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो गया, जब
आपके देश में आपके डेफिनेशन के अनुसार, हर एक देश का अपना गरीबी का डेफिनेशन है, उसके अनुसार जो नियम होगा, वो जो गरीबी तय किया होगा, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आओ समझते हैं इंडिया में क्या क्या हुआ। देखो क्या हुआ, नहीं बात समझना, इंडिया में क्या क्या हुआ है। एक थे तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर नहीं, तेंदुलकर इकोनॉमिस्ट। तो तेंदुलकर साहब ने की एक कमिटी थी, वो लीड कर रहा था कमिटी को, ठीक है। तो उनका जो कमिटी था, उनका कमिटी जो था, उसने क्या कहा आओ समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गांव में है, रूरल एरिया में है, और वो 27 रुपए 27 रुपीज पर डे खर्च कर पाता है, अगर वो 27 रुपीज पर डे खर्च कर पाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम गरीबी रेखा के बाहर रखेंगे। मीन्स एटलीस्ट वो 27 रुपया खर्च कर पा रहा है, मतलब कमाएगा तभी तो खर्च करेगा, ठीक है। और 33 रुपया 33 रुपीज अर्बन एरिया में अगर वो खर्च करता है, ये कब आया था, ये आया था 2009 में। 2009 में तेंदुलकर कमेटी ने कहा, रिकमेंड किया कि अगर कोई व्यक्ति गांव में 27 रुपया और शहर में 33 रुपया खर्च करता है, तो उसे हम गरीब नहीं मानेंगे। और इसका जो सिस्टम था ना, जो तय किए थे ये, वो क्या किए थे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन जो होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन आपके देश में, हाउस होल्ड कंजम्पशन पे जो खर्च करते हैं लोग, उसके आधार पे ये चीज तय किया गया था। वन थिंग हो गया, ये समझ में आ गया। नाउ अब मेरी बात समझना, अब ये जो तय किया गया, ये जो तय किया गया, उस समय लगभग 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 देश में 37% लोग गरीब थे। जब ये तय किए तो लगभग 37% लोग गरीब निकले। इस आधार पर सोचो कि जब आप ये तय कर रहे हैं 27 रुपए 33 रुपए अगर आप खर्च कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, इसका मतलब यह हो गया कि आपका देश कितना नीचे है, कितना आप नीचे आ चुके हैं, कितना भी आप खर्च नहीं कर पा रहे, ठीक है, राइट। अच्छा, एक और इकोनॉमिस्ट थे, उनका मानना था, ठीक है, रंगराजन कमेटी, उनका मानना था कि अगर रूरल एरिया में 32 रुपया और इसमें 47 रुपीज खर्च हो रहा है, ये कब आया था, 2014 में आया था रंगराजन कमेटी, है ना। 32 रुपए रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 47 रुपीज, अगर कोई 47 रुपीज खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। ये जो गरीबी का बात कह रहे थे, यहाँ पे 29.5% गरीब थे इंडिया में, इनके पैमाने के हिसाब से, जो पैरामीटर इन्होंने तय किया, इनके पैरामीटर के हिसाब से लगभग 30% लोग इंडिया में गरीब थे उस समय, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है, रंगराजन कमेटी क्या कहती है, लेकिन हमारे देश ने इनका रिकमेंडेशन को अभी नहीं माना, अभी तक इनके रिकमेंडेशन को नहीं माना है। और जब आप बात करते हैं गरीबी रेखा की, जब आप बात करते हैं भारत सरकार क्या मानती है, इंडियन गवर्नमेंट क्या मानती है, तो इंडियन गवर्नमेंट का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। हालांकि ये कमेटी जो बताई है, ये कमेटी स्टडी करके बताई है आपके देश में क्या इनकम है, आपके देश में क्या हो सकता है, क्या रिसोर्सेस है नहीं है, इसको देख के बताई है ये कमेटी। लेकिन ये कमेटी जो बताई है, इसके आधार पर भारत सरकार नहीं चलती है। उनका अपना एक सिस्टम है, वो तय करती है किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास स्वच्छ पानी का जल है नहीं है ना, कितने लोग कर्ज में जी रहे हैं, कौन लोग कर्ज में नहीं है। ये सब पैमाना है उनका अपना आकलन करने का, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब हम बात करते थे दैट गरीबी क्या है, आगे मूव करते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। अब बात है व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, किसको हम पॉवर्टी लाइन कहेंगे। पॉवर्टी लाइन मतलब उसके ऊपर गरीब नहीं है, उसके नीचे गरीब है ना। क्या है, देखो, पॉवर्टी लाइन इज द लाइन which indicate the level of purchasing power requirement to satisfy the minimum need of the person.
It represents the capacity to satisfy the minimum level of human needs. The line divides the people into two groups, है ना, above poverty line, one is below poverty line. तो क्या हुआ, एक पैमाना है, एक पैरामीटर है, जिससे कि आप ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, एपीएल में आएगा, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है और कौन ऑन द पॉवर्टी लाइन है, इस ओपीएल है. तो ये जो आप पैमाना आप देखते हैं, इस पैमाना के हिसाब से पॉवर्टी का लाइन डिसाइड किया गया है. मैं फिर से पढ़ता हूं, देखो क्या है. पॉवर्टी लाइन इज द लाइन विच इंडिकेट द लेवल ऑफ परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स ऑफ अ पर्सन. ऐसा परचेजिंग पावर हो जो कि उसका बेसिक नीड को फुलफिल कर पाए, है ना. इट रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी टू satisfy the minimum level of human needs. The line divides the people into two parts. क्या है, APL and BPL. ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग. ठीक है, causes of poverty. तो आपने देख लिया पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन क्या है. अब क्या क्या कॉजेज है. लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. आपके देश में जीडीपी नहीं है. आपके देश में जीडीपी एमपी जो है वो बहुत कम है. आपके देश में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, लोग कमा नहीं पा रहे. ठीक है, लो रेट ऑफ ग्रोथ, आपके देश का विकास नहीं हो पा रहा. आप अभी भी बहुत नीचे स्तर से आप ग्रो कर पा रहे हैं. ठीक से आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज आपके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. उस पॉपुलेशन को फीड करने का सरकार के पास बैकअप नहीं है. ठीक है, नाउ हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन का हैवी प्रेशर है. यस, पॉपुलेशन तो है ही हमारे देश में. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, है ना. क्रॉनिक बेरोजगारी मतलब कि अत्यंत बेरोजगार हैं हमारे देश में लोग. तो बेरोजगार जब होंगे तो गरीबी तो स्वाभाविक सी बातें होंगी, है ना. तो देयर इज अ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री. अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने कहा था आपको क्या होता है. जो लोग एजुकेशन ले चुके हैं बट डिग्री से कम में उनको काम मिल रहा है, दैट इज ही इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. देन क्या है, कैपिटल डिफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, इंसान के पास पूंजी नहीं है काम स्टार्ट करने का, अपना स्वरोजगार खोलने का, है ना. तो वो क्या है, डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर. तो जॉब सीकर है, कितना जॉब मिल जाएगा आपको. तो आपके देश में अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड सिस्टम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो कहां पे आप जॉब मांगेंगे, राइट. तो ये सिस्टम जो है तो कहते हैं क्या, लैक ऑफ डिफिशिएंसी, कैपिटल डिफिशिएंसी, लैक ऑफ एबल एंड इफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स. इफिशिएंट और एबल एंटरप्रेन्योर्स का कमी हमारे देश में है ना. आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन. जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड हो रही है या पुराने स्तर से किसी तरीके से हो रही है, स्किल बेस्ड काम नहीं हो पा रहा. और हम जो है किसी तरीके से बाजार के लिए रेडी नहीं हो पा रहे. दीज आर द कारण, दीज आर द सिचुएशन कि हम क्यों गरीब हैं, है ना. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में, जो कि हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण क्या होता है कि हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, हमारे देश में पढ़ाई नहीं हो पाती. तो अलग अलग चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना ही चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन है जो कि आपके गरीबी को ठीक कर सकता है, वही एक चीज है ना. नाउ आगे चलते हैं. मेजर टू रिमूव पॉवर्टी. व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. क्या क्या मेजर्स दिए गए हैं जो कि आपके पॉवर्टी को ठीक कर दे. तो क्या वो देखो, तो क्या क्या है, देखो मेरी बात समझना. तो measures to remove poverty in India are placed in 4 categories as under, है ना. पहला क्या है, combating poverty through GDP growth. तो पहला सिस्टम क्या है कि हम GDP ग्रोथ से हम जो है किसी तरीके से अपना GDP को ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें, जिसके कारण से क्या हो, लोगों को रोजगार मिलेगा. हाँ, जब GDP ग्रोथ होगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लोग भी उसके साथ चलेंगे. तो ये सब सिस्टम है जिससे कि हम अपने लोगों को गरीबी मुक्त कर पाएंगे. कंबेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मतलब क्या कह रहा है ना कि हम अगर अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों में बांटे तो ये भी एक सिस्टम है
कि हम गरीबों को सही से काम कर पाएंगे। सरकार कर भी रही है ना। सरकार करती है कि लोगों को क्या करती है कि हर 6 महीने पे एक अमाउंट दे रही है, उनको राशन पानी दे रही है। ये सब क्या है? एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का ये तो काम कर रही है ना। अब फिर भी मान लो हमारे देश में एक मेंटालिटी भी बन गया है कि लोगों को क्या है ना कि सरकार का खाने का इच्छा है, सरकार का जो सरकार दे रही है उसको खाने का इच्छा है, इसीलिए वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे कि अमीर बन जाएंगे कहीं। अगर हम सरकार को दिखा दे कि हम अमीर हो गए तो वो हमको बीपीएल से कम कर देगी, हटा देगी। तो ये भी एक कारण है कि लोग प्रयास ही नहीं करते कि हम आगे इंक्रीज आगे बढ़े, है ना। हालांकि ये चीज एकदम सही है कि हमारे देश में गरीबी है, ये वो सही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के अंदर भी एक विल पावर की कमी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कंट्रोल से ही क्या होगा? गरीबी भी जाएगा, है ना। पॉपुलेशन का कंट्रोल होना जरूरी है। अदर मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर, है ना। अब क्या क्या है देखो, क्या क्या है मतलब अदर मेजर्स क्या क्या है देखो। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, तो सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहिए, उनको अच्छा से अच्छा एमएसपी मिले, है ना। गरीबों को, जो गरीब वर्ग है, मैक्सिमम लोग क्या है? किसान है, मैक्सिमम लोग क्या है? किसान ही है। तो उनको रोजगार मिले, कहाँ मिले? एग्रीकल्चर में अच्छा रोजगार मिले, सरकार उनके लिए काम करे, उनको अच्छा से अच्छा यूरिया मिले, मतलब एवरीथिंग मिले। एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसी तरीके से हम बेरोजगारी को हटाएं। बेरोजगारी कम जितनी होगी उतना लोगों को रोजगार मिलेगा, एंड रोजगार जब मिलेगा तो क्या होगा? पॉवर्टी भी एराडिकेट होगी, है ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या है? तो रोजगार के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए कि अपना अपना रोजगार खोलो, अपना अपना काम करो, और इससे क्या होगा? आपके यहाँ पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब व्हाट आर द प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम लेके आई है टू एराडिकेट द पॉवर्टी? क्या क्या लेके आई है? देखो क्या है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जहां पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप अपना स्वरोजगार खोलिए, लोगों पे डिपेंडेंट मत रहिए, जॉब वॉब छोड़िए और अपना काम पे ध्यान दीजिए। दैट इज व्हाट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देन क्या है? संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको याद कर लेना, ये आते हैं एग्जाम्स में, प्रोग्राम्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, देन क्या है? स्वर्ण जयंती स्वर्ण रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। देन क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, तो ये सब क्या है? पॉपुलर वन है ये तो, मनरेगा है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये क्या है? दीज आर द थिंग्स जो कि सरकार क्या करती है? प्रोवाइड करती है, जो कि आप रोजगार पा सके और इससे क्या हो? गरीबी खत्म हो सके। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको समझने होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब देखो क्या है? कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पैप्स। पैप्स तो क्या हो गया? पैप्स तो क्या हो गया? यही वाला चीज है, देखो, है ना। क्या है? पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। सरकार बहुत हद तक यहाँ काम नहीं कर पाई, यहाँ बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्या कारण थे इसके? आओ समझते हैं। ठीक है, सरकार यहाँ पे बहुत हद तक काम नहीं कर पाई, इसका कारण क्या था? आओ समझते हैं। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पैप्स क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न्ड स्टाफ वेयर इनएफिशिएंट। तो आप जानते हैं सरकारी काम क्या होगा? भगवान भरोसे होता है। वहां पे काम करने के लिए दिया, वहां मुखिया चोरी करने लगा, वहां का लोग जो है आपस में घूसखोरी करने लगे। तो क्या है ना, तो क्या होता है कि हमारे देश में विशेष मेन क्या समस्या है? घूसखोरी का दिक्कत है। आपस में लाइजनिंग करके काम को किसी तरह खराब करने का काम है। तो क्या देखो,
So the administration and concerned staff were inefficient and could not work efficiently because of complex procedure involved. तो इतना ज्यादा पेचीदा था ना कि लोग काम ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए. मोटा दिमाग होता है तो क्या है कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे काम क्या करना है, कैसे क्या होना है, चले जा रहे हैं बस. The in charge of the programs favored the educated, rich and resourceful people against the poor. तो क्या हुआ, जो वहां के जो इंचार्ज थे ना वो क्या किए, जो पावरफुल पीपल थे, जो एजुकेटेड थे, जो रिच थे, उनको एम्पावर किए. क्यों किए, जो रिच होगा वही खूब घूस खिला पाएगा, गरीब कहां से लेके आएगा, गरीब इंसान कहां से कुछ लेके आएगा. तो इसीलिए जो रिच थे ना उनके ही फेवर में बनने लगा, उनके फेवर में सब कुछ मिलने लगा उनको. तो सरकारी प्रोग्राम था, है ना. तो इसका मुख्य रूप से इसका फायदा एक गरीब नहीं उठा पाया, एक अमीर उठा पाया. These are the reasons behind, है ना. Remote areas and poor households located in the interior of the villages were neglected. जो लोग रिमोट एरिया में है, गांव दराज में है, दूर दराज में है, उनको कुछ मिला ही नहीं, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया. तो सरकार को दिखा देंगे बस हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है. These are the things जो कि हमारे यहाँ लोगों ने ऐसा किया जिसके कारण से हम अभी भी पीछे हैं. These are the things. So the next point is definition. Definition of poor was not clear to many. As a result, many non-poor took the advantages of the program. सरकार का एक सही स्टेटमेंट नहीं आया कभी भी कि हम किसको गरीब मानेंगे किसको नहीं मानेंगे. हमेशा कंफ्यूजन बना रहा था, आज भी कंफ्यूजन में ही है. किसको माने, तेंदुलकर कमेटी को माने, हाँ रंगराजन को माने, या सरकार का अपना कोई नियम है उसको माने, किसको माने आखिर हम. तो एक पर्टिकुलर दिशा नहीं है जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. तो कई लोगों को मिल गया, कुछ को नहीं मिला, है ना, कुछ अमीर लोग पा गए. तो इसका कुछ क्या है, सरकार को खामियां उठाना पड़ गया. The PAPs were largely government sponsored programs and lacked participation of the people. तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था तो क्या हुआ, लोगों को उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, है ना. जो लोग घूस खा के करते थे, देखो घूस मैं कह रहा हूँ बट सच्चाई है, ये सच्चाई है. मैं कितनी बारी मैंने आपको कहा ब्रीफ 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 घूस घूस, सच्चाई है, इंडिया की सच्चाई है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते. जब तक सिस्टम सही नहीं होगा आप सही कर ही नहीं सकते. ठीक है, आगे मूव करते हैं. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. अच्छा से नोट्स बनाना, पढ़ना अच्छा से, और इसको वीडियो को देखना, 2 बार देखना, याद हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू.